विद्यालय के अंदर प्रार्थना की घंटी बज रही थी। जैसे जैसे घंटी बज रही थी वैसे वैसे बच्चे फील्ड के अंदर आ रहे थे। शिक्षक बच्चों की लाइन लगाने के लिए उन्हें आवाज़ देते हैं। जब प्रार्थना खत्म हो रही थी तभी शिक्षक बच्चों से कहते हैं, ऐसा कौन कौन बच्चे हैं जो आज नहा कर नहीं आए हैं। तभी उसमें बड़ी संख्या में हाथ खड़े हो जाते हैं। सबके सब बच्चे कहते हैं, सर हम तो नहा कर आए हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो नहा कर नहीं आए थे। शिक्षक को उन पर गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि यदि तुम कल नहा कर नहीं आए तो तुम्हारी कल बहुत ज़्यादा खबर लूँगा, तुम्हारी पिटाई करूँगा। शिक्षक ने जब ये आदेश दिया तो उसके बाद अच्छे बच्चे क्लास में चले जाते हैं। अगला दिन आता है। अगला दिन आने के बाद शिक्षक जो है फिर परेशान हो जाते हैं। आखिरकार अगले दिन दुर्गंध का जो लेवल था वो और बढ़ गया था। उन्होंने फिर प्रार्थना खत्म होने के बाद बच्चों से पूछा, कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो आज नहा कर नहीं आए। कहने के बाद भी तभी 4-5 बच्चे हाथ खड़ा करके कहते हैं, आज हम नहा कर नहीं आए हैं। शिक्षक को गुस्सा आता है। सबको 2-2 डंडे मारे जाते हैं और कहा जाता है, यदि कल विद्यालय आना तो नहा कर आना, यदि विद्यालय में नहाए बिना आए तो तुम्हें स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा। तीसरा दिन भी आता है और तीसरे दिन भी ठीक वैसे ही स्थिति थी। दुर्गंध लगातार आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे दुर्गंध इन बच्चों में से आ रही है। प्राइमरी पाठशाला का जो मामला था, शिक्षक को गुस्सा आता है। अब बेवजह कई बच्चों को पीट दिया जाता है और कहा कि यदि विद्यालय में आओगे तो नहा के आना। चौथा दिन आ जाता है और चौथे दिन तो कुछ ज़्यादा ही स्मेल आ रही थी। और जब प्रार्थना के बाद शिक्षक ने पूछा कि कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो नहा के नहीं आए हैं, सभी बच्चे हाथ खड़े करके कहते हैं, सर नहा के भी आए हैं और कपड़े भी धुलवा कर पहन कर आए हैं। मम्मी पापा से कहा कि रोज़ डांट पड़ती है, आप कपड़े साफ सुथरे क्यों नहीं पहनाते हो। चौथा दिन था। शिक्षक परेशान हो जाते हैं। तभी एक बच्चे को गांव के प्रधान जी के पास भेजा जाता है। प्रधान जी से कहा जाता है कि जल्दी से विद्यालय में चलिए। प्रधान जी भी शिक्षक जी के उनकी बात सुनने के बाद सीधा विद्यालय में आते हैं। आने के बाद पूछते हैं कि क्या बात है गुरुजी, कैसे परेशान हो रहे हो। तभी वो कहते हैं कि 3-4 दिन तो हो गए हैं, लगातार दुर्गंध आ रही है। मुझे लग रहा था बच्चों के अंदर से दुर्गंध आ रही है, लेकिन माजरा कुछ और ही है, आप जरा पता तो करवाइए। तभी गांव का एक सफाई कर्मचारी को बुलाया जाता है। प्रधान जी जब सफाई कर्मचारी को लेके आते हैं तो उसे ये देखा जाता है कि किधर से बदबू आ रही है, किधर से दुर्गंध आ रही है। तभी वो ढूंढता ढूंढता एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां विद्यालय का एक शौचालय बना हुआ है। इस शौचालय के पास एक सेफ्टी टैंक बना हुआ था जिस पर एक पत्थर रखा हुआ था। अब सभी को ये शक था कि शायद इसके अंदर से दुर्गंध आ रही है। तभी सफाई कर्मचारी को उस सेफ्टी टैंक के अंदर उतारा जाता है। वो जाकर देखता है तो उसके अंदर एक ऐसी चीज़ पड़ी हुई थी जिसके अंदर से ज़्यादा ही दुर्गंध आ रही थी। दरअसल उसमें एक लाश पड़ी हुई थी, किसी और की नहीं थी, बल्कि लाश जो है एक स्टूडेंट की थी, छात्र की थी। और जैसे ये बात जो है पूरे गांव में फैलती है, गांव के सैकड़ों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पुलिस आती है और तब कहीं जाकर पता चलता है कि इस बदबू का कारण क्या है। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना को सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल छात्र की उम्र 15-16 साल थी। उस बच्चे का एक ऐसी महिला से प्रेम प्रसंग हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आज के इस क्राइम के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है रायबरेली और इसी जिले का एक थाना लगता है लालगंज। दरअसल बात कर रहा हूँ 14 जुलाई 1999 की। रात के लगभग 9 बजे होंगे। इस घर का जो मालिक है वीरेंद्र त्रिपाठी, उसका बेटा है 15 साल का जिसका नाम है विजेंद्र उर्फ पिंटू त्रिपाठी, जो कि आज घर नहीं आया था। माँ और बाप बहुत ज़्यादा परेशान थे। ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ इस बच्चे को तलाश नहीं किया गया था। आसपास के घर हों या उसके दोस्त हों, उसके विद्यालय के शिक्षक हों या फिर जहाँ जहाँ उसका आना जाना था वहाँ वहाँ के लोग हों, सभी के पास बारी बारी जाया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि क्या तुमने पिंटू को देखा है। रात के 9 बज जाते हैं लेकिन पिंटू की कोई खबर नहीं लगती। तभी गांव के आसपास के लोग परेशान होकर सीधा इकट्ठे होकर पुलिस स्टेशन जाते हैं, लालगंज के थाने में। जाकर एसएचओ से कहते हैं कि साहब हमारा बेटा स्कूल गया था, मैंने विद्यालय में जाकर पता किया, वो विद्यालय पढ़ने के लिए गया था लेकिन विद्यालय में वो बच्चा नहीं मिला। तभी उनसे पूछा जाता है कि वो कहाँ पढ़ता था। तो लालगंज में ही एक लिटिल फ्लावर उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसमें वो कक्षा 10 का छात्र था। उस विद्यालय में भी जाकर पूछा, प्रिंसिपल से, छात्रों से भी पूछा। सभी ने कहा कि उसे तो हमने अंतिम घंटे तक देखा था, ये विद्यालय में जैसे रोज आया करता था, आज भी रोज की तरह आया था। विद्यालय की जब छुट्टी होती है तभी यहाँ से गया था, लेकिन वो वहाँ पर अब घर नहीं पहुँचा है तो कहाँ गया। सभी के लिए बड़ी परेशानी वाली बात थी। जब ये एसएचओ कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, आप उसकी तलाश करिए और हम सुबह 10 बजे इसको देखेंगे, यदि 10 बजे तक वो लौट कर नहीं आता है तो हम समझ लेना हम इसमें मुकदमा दर्ज करके और इस मामले की पड़ताल करेंगे कि आखिरकार तुम्हारा बेटा पिंटू कहाँ चला गया है। जब इस बात की तलाश करने की कोशिश की जा रही थी, पूरे रात निकल जाती है। उसके पिताजी वीरेंद्र को और वो अपने पड़ोसी, अपने घर में जो एक किराएदार होता है धर्मेंद्र, उसके साथ मिलकर पूरी रात ऐसी अपने बेटे को तलाश करते रहते हैं, लेकिन बेटा नहीं मिलता।
घर नहीं पहुंचते और ये बड़ी संख्या में 15-20 लोग थे। फिर रातों रात ढूंढते ढूंढते थाने पहुंच जाते हैं। कहते हैं साहब हमने पूरी रात पिंटू को तलाश किया लेकिन पिंटू घर नहीं पहुंचा है। माँ और बाप का रो रो कर बुरा हाल था। आसपास के लोगों को भी तरस आ रहा था कि आखिरकार इनका बेटा गया तो गया कहाँ, क्योंकि इससे पहले कभी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पुलिस वालों ने गुमशुदगी दर्ज की और दर्ज करने के बाद आसपास के थानों को भी संपर्क किया। इसके अलावा एक अभियान चलाया जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग उस बच्चे को तलाशने के लिए जुट जाते हैं और हर जगह तलाश करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं मिलता। 14 जुलाई को गायब हुआ था, 15 जुलाई को मुकदमा दर्ज हुआ, 16, 17, 18 इस तरह से एक एक दिन करके गुजरने लगता है। जब 4-5 दिन गुजर जाते हैं तब कहीं जाकर पुलिस वालों की चिंता बढ़ने लगती है, क्योंकि अब ये बात केवल इस घर तक सीमित नहीं थी, आसपास तक सीमित नहीं थी, बल्कि जिला लालगंज है, उस लालगंज के जितने भी दुकान हैं उसको बंद कर दिए गए और सड़कों पर उतर आए। हंगामा शुरू हो जाता है और जैसे हंगामा की खबर मिलती है तो लालगंज पुलिस स्टेशन के अलावा जो उच्च अधिकारी, उनके आला जो अधिकारी होते हैं रायबरेली के, वो भी मौके पर आ जाते हैं। मौके पर आने के बाद इस मामले की पड़ताल करना शुरू कर देते हैं कि आखिरकार वो बच्चा कहाँ गया है। इधर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इधर पुलिस वाले उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। 7 दिन बीत जाने के बाद भी जब बच्चा नहीं मिलता तो लगातार उबाल बढ़ रहा था। तभी उच्च अधिकारी एसडीएम, एसएसपी वगैरह सब मौके पर पहुंचते हैं और आकर कहते हैं कि हमें सिर्फ 3 दिन की मोहलत दे दीजिए, जितनी जल्दी हो सकेगा हम इस बच्चे की तलाश करके आपको दे देंगे। जब बात 3 दिन की मोहलत मांगी थी तो सबके सब लोग शांत हो जाते हैं, धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया जाता है। जैसे ही धरना प्रदर्शन खत्म होता है, अब कहीं ना कहीं पुलिस पर लगातार प्रेशर बढ़ रहा था। अब 3 दिन भी बीत जाते हैं, तब कहीं जाकर पुलिस वालों को और उनकी चिंता और बढ़ जाती है। लेकिन इसी बीच में जो इस लड़के के पापा होते हैं, पिंटू के पापा वीरेंद्र, पुलिस के पास पहुंचते हैं और जाकर कहते हैं कि साहब एक बात है जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। दरअसल वो बात कुछ और नहीं थी, बल्कि जैसे ही इनका लड़का गायब होता है वैसे ही तीसरे दिन घर में एक पर्ची आकर गिरती है और पर्ची में लिखा हुआ था कि हमने तुम्हारे बेटे का अपहरण कर लिया है, यदि अपने बेटी की सलामती चाहते हो तो हमें 5 लाख की व्यवस्था कर दो और सीधा तुम्हें आना है उस एसटीडी बूथ के पास। एसटीडी बूथ के पास जाने के लिए आदेश दिया गया। ये उस परिचय के आधार पर, एक पर्ची के आधार पर एक तरफ पूरे शहर में धरना प्रदर्शन हो रहा है, लोगों में उबाल आ रहा है, दूसरे फिर इसके बाप ने इस बात को छुपा के रखा था, क्योंकि जब वो एसटीडी बूथ पर जाता है एक फ़ोन आता है, फ़ोन सुनता है तो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि हमने तुम्हारे बेटे का अपहरण कर लिया है, 5 लाख का इंतजाम करना है। जिस तरह से पूरे शहर में हंगामा चल रहा है, शोर शराबा चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसको ख़त्म करिए, 5 लाख का इंतजाम करिए। और पुलिस वालों को तुमने अगर ये बात बताने की कोशिश की तो हमने कि तुम्हारे बेटे को अपहरण हमने कर लिया है, तो तुम अपने बेटे की ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगे। अब बाप करे तो क्या करे, गांव के आसपास के शहर के लोगों की सिंपैथी इसके प्रति बढ़ रही थी और बच्चे के लिए लगातार धमकियां मिल रही थी। तभी पुलिस वालों को शक होता है और पुलिस वाले इस बात को गंभीरता से ले लेते हैं और पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच यानी कि 3 दिन और बीत जाते हैं, यानी कि अब 14 जुलाई को ये गायब हुआ था और 24 जुलाई को ही जो एक पास का ही एक गाँव होता है, गाँव पहाड़ीपुर मजरे बहाई, वहाँ पर एक विद्यालय में से लगातार बदबू आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी। पता चलता है कि दुर्गंध कहीं और से नहीं बल्कि शौचालय की सेफ्टी टैंक से आ रही थी। जैसे वो लाश निकल के आती है, उसके कपड़ों के आधार यानी कि उसके यूनिफॉर्म के आधार से पता चल जाता है मरने वाला कोई और नहीं बल्कि पिंटू है, जो कि पिंटू यही लालगंज में रहने वाला है। लालगंज का बच्चा जो 10वीं क्लास में पढ़ता था, पास के गाँव के प्राइमरी विद्यालय के सेफ्टी टैंक में मिलना इसके लिए चिंता का विषय था। पुलिस इस मामले की जब जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो पुलिस, कई दिन बीत जाते हैं, पुलिस को कुछ भी हाथ में हासिल नहीं होता, पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता जिसके आधार पर ये कह सकें कि आखिरकार हत्यारा कौन था। पुलिस फिर इसके बच्चे के कमरे की तलाशी लेती है जहां उसकी किताबें रखी हुई थी और किताबों की तलाश करते करते एक किताब ऐसी मिलती है जिस किताब में कुछ पोर्नोग्राफी की बातें लिखी होती हैं, कुछ ऐसी अश्लील बातें लिखी होती हैं। उस किताब को देखते हैं तो एक सामान्य बच्चा ऐसी किताब कभी नहीं पढ़ सकता। पुलिस वालों ने इसी बात का अंदेशा लगाया। उस किताब के जब पन्ने पलटते हैं तो आखिरी पन्ने पर शाम लिखा हुआ था और जैसे ही शाम को पढ़ते हैं तो सबके सब वहाँ पर जो आसपास लोग मौजूद थे वो कहते हैं कि सर शाम तो जो लालगंज का बस स्टैंड है वहाँ पर दुकानदार है, उसकी दुकान का नाम शाम है, शाम बुक डिपो। तभी पुलिस वाले दौड़ते हुए शाम बुक डिपो के पास जाते हैं, कहते हैं कि क्या तुम इसके बारे में कुछ बता सकते हो, क्योंकि इससे पहले पुलिस को कोई सबूत, कोई ऐसी चीज़ हासिल नहीं हुई थी जिसके आधार पर हत्यारे तक पहुंच सके। लेकिन जब शाम के पास पहुंचते हैं तो कहते हैं कि ये किताब तुम्हारे यहाँ की लिखी हुई है। जी हाँ, किताब मेरे यहाँ की है और मेरे ही हाथों की लिखी हुई है। शाम पूछते हैं कि क्या तुम बता सकते हो इस किताब के बारे में। बोला नहीं, किताब ये एक बच्चा है जिसका नाम पिंटू है।
जो 14-15 साल का है इस किताब को लेने के लिए, यानी कि वो हर 10वें दिन 15वें दिन किताब लेने के लिए आता है और ऐसे ही किताब ले कर के चला जाता है। लेकिन इसकी ख़ास बात क्या है सर? क्योंकि इसकी किताब में एक ऐसा लेटर लिखा था जिस लेटर को देखकर हम लोग भी हैरत में थे और परेशान थे। वो मैंने सोचा जब वो वापस आएगा तब मैं उसे किताब के साथ लेटर को भी दे दूँगा। असल में उस किताब में जो लेटर था, उस लेटर के अंदर ये लिखा था कि तुम्हारे अंकल को शक हो गया है, इसीलिए अभी तुम कुछ दिन के लिए शांत हो जाना और ये किताब अभी लेकर मत आना, इसीलिए कुछ बवाल ना हो जाए। बेटा पिंटू, अपना ख्याल रखना। जब इस लेटर के लिखे हुए को पुलिस वाले अब देखकर हैरान थे कि ये लेटर लिखा किसने होगा। अब ये तो बात क्लियर हो जाती है क्योंकि इस लड़के का किसी न किसी महिला से कोई ना कोई कनेक्शन है। अब ये अंकल किसको कहता है? अब ये आसपास के घरों में ये सब जितने भी लोग हैं सबको बुलाया जाता है, बातचीत की जाती है। तभी बातचीत से पता चलता है कि अंकल ये किसी और को नहीं बल्कि अपने ही घर में जो रहने वाला धर्मेंद्र है उसको ही अंकल कहता है, जो किराएदार है। और उस किराएदार यानी कि धर्मेंद्र को जब पुलिस बुलाती है, उससे बातचीत करती है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी से उस हैंडराइटिंग से मेल कर जाता है। उसकी पत्नी भी ऐसे ही लेटर पढ़ा करती है। जब उसे डांट फटकार कर पूछा जाता है कि तुम्हें ये लेटर तुमने क्यों लिखा, क्या बात है इसके पीछे, तब वो कहती है कि सर एक दिन मैं उस शाम बुक डिपो पर जो है किताब खरीद रही थी। मुझे ऐसी किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है जिसमें कुछ गंदी संदी बातें लिखी होती हैं, लेकिन मैं नोवेल लेने के लिए जाया करती थी, इसीलिए मुझे कोई बहाना नहीं मिला। एक दिन मुझे पिंटू उस दुकान से कुछ खरीदारी करता मिलता है, तब मैं कहती हूँ कि पिंटू ये किताब तुम अपने अपने नाम से अलाउड कर लिया करो और मुझे लाकर दे दिया करो। ऐसे ही वो लड़का किताबें लेकर वहाँ पर आता है। किताबें लेने के बाद ये महिला जब इस किताब को पढ़ रही थी और इस बच्चे को जब अपने पास में उसने बैठाया होता है, जिसकी उम्र लगभग 15-16 साल के आसपास थी, महिला की उम्र 30-32 साल के आसपास थी, और वो किताब पढ़ते-पढ़ते जब कब उत्तेजित हो जाते हैं और उस बच्चे के साथ वो ज़बरदस्ती कर बैठती है। पहले दिन तो उस बच्चे को थोड़ा ऑड लग रहा था, बुरा लग रहा था, लेकिन ये उसकी जब आदत में आ जाता है। ये किराएदार जब घर में नहीं होता था तब वो स्कूल के बाद या फिर जब भी मौका मिलता था, रात में उस बच्चे को अपने पास बुला लिया करती थी और उसके साथ वो शारीरिक संबंध बना रही थी। लंबे समय से ऐसे ही चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। उसके पति को वो किताब मिल जाती है। किताब मिलने के बाद थोड़ा शक हो जाता है और पूछता है उसका पति कि ये किताब आखिरकार किसकी है, क्या है? उस औरत ने तमाम तरह के बहाने बनाने शुरू कर दिए। वो वहाँ से कोई सफलता नहीं मिलती। तब वो कहता है कि मैं लखनऊ किसी काम से जा रहा हूँ, वापस आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। लेकिन जैसे ही वो लखनऊ के लिए निकला, घंटे 2 घंटे के बाद उसने अपने उस मकान मालिक के बेटे पिंटू को अपने घर बुला लिया। बुलाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। तभी यहाँ पर उसका पति धर्मेंद्र आ जाता है और धर्मेंद्र जब अपनी आंखों से झरोखे से झांक कर देखता है तो उसकी पत्नी उस बेटे के साथ गलत अवस्था में थी। दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे। तभी वो अंदर गुस्से में जाता है, डांटता है, फटकारता है। लड़का तो खैर अपने घर में घुस जाता है, लेकिन महिला के साथ वो बेइंतहा मारपीट करता है। उससे बातचीत करने की कोशिश करता है कि ये सब कब से चल रहा है, तो पता चलता है कई महीनों से ऐसे ही दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन रहे थे। तब इसे गुस्सा आता है धर्मेंद्र को और यहीं से वो उसको ठिकाने लगाने की योजना बनाता है। 14 जुलाई को जब स्कूल से पढ़ कर आ रहा था तो तभी धर्मेंद्र इसके स्कूल के पास पहुंच जाता है। कहता है, बेटा पिंटू तुम घर जा रहे हो, मैं भी तो उधर जा रहा हूँ, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो बजाय उसको घर छोड़ने के, वो पास का जो एक गाँव होता है, उस गाँव के पहाड़ीपुर, वहाँ पर एक नरेश श्रीवास्तव उसके घर ले जाकर कहता है, थोड़ी देर यहाँ कुछ पिएंगे, खाएंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद फिर घर चलते हैं। यहाँ पहले से ही वसूली गांव के रहने वाले राधेश्याम और पंकज मौजूद थे। इन चारों लोगों ने धर्मेंद्र, राधेश्याम, पंकज, नरेश श्रीवास्तव ये बैठकर वहाँ पर शराब वराब पीते हैं। उस लड़के को पिलाने की कोशिश करते थे, लेकिन लड़के ने पीने से मना कर दिया और तभी उसने पूछा कि आखिरकार तुम कैसे कैसे करते थे। लड़का जैसे जैसे बात बता रहा था, जैसे जैसे उसने शुरुआत बताई, आखिरी बताया, बीच का बताया, उसकी पत्नी के साथ संबंध की बातें बताई, वैसे वैसे धर्मेंद्र का जो गुस्सा था लगातार बढ़ते चला जाता है और वो उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। जैसे अंधेरा होता है, पहाड़ीपुर का जो गांव है, विद्यालय प्राइमरी पाठशाला, उसमें तीनों चारों जाते हैं। वहाँ के सेफ्टी टैंक का जो ऊपर का ढक्कन था उसको भारी होता है, उसको हटाकर डेड बॉडी को उसके अंदर डाल देते हैं। उधर तो हंगामा हो रहा था और धीरे धीरे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे लाश सड़ रही थी और सड़ते सड़ते जब ज़्यादा दुर्गंध आती है तो पता चल जाता है कि लाश किसकी दबी हुई थी। पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार किया, चारों दोस्तों को, और साथ ही जो महिला होती है उस महिला का इस हत्याकांड में कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन शुरुआत सामाजिक स्तर से तो गड़बड़ी की थी उस महिला ने ही की थी। उस महिला ने उस बच्चे का गलत फ़ायदा उठाकर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रही थी, जो बिल्कुल गलत था, और पुलिस ने उस महिला को छोड़ते हुए इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।
दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और मेरा तो बस यही कहना है कि अपने बच्चों पर, अपने जो है बच्चे हैं घर के, उन पर ध्यान रखें, किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ खेलते हैं बच्चे, उनका जो बैग है उनको समय-समय पर चेक करते रहें। आज का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है, सब बच्चों के पास मोबाइल होते हैं। मोबाइल को भी बीच-बीच में चेक करते रहें और देखते रहें कि बच्चा किसके संपर्क में है, किसके संपर्क में नहीं है। ऐसा ना हो बच्चे गलत रास्ते पर चले जाएँ और उसकी ज़िंदगी में हमेशा-हमेशा के लिए अंधेरा हो जाए, जैसा कि इस पिंटू के साथ हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।